अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इंसान की फितरत एक अजूबा है। गुजरते वक्त के साथ साथ पुराने लोग गुजरते जाते हैं और नए पैदा होते जाते हैं। नए दौर के लोग जदीद सहूलियात को अपनाकर जदीद मलबूसात पहनकर अपने आप को महज़िब गिरदानते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि लिबास बदल जाने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। जो जुराइम पहले ज़माने के लोग करते थे वो आज भी होते हैं, बल्कि आज बेतहाशा हो रहे हैं। आज जो वारदात मैं आपको सुनाने लगा हूँ क़याम पाकिस्तान के बाद की है। ये उस ज़माने की बात है जब वतन अजीज़ को मारिज़ वजूद में आए 11 साल हो चुके थे। इन दिनों अयूब खान ने पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली थी। अयूब खान ने पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर मार्शल नाफिज कर दिया था। यह ग़ालिबन अक्टूबर 1998 की बात है 58 की बात है। इन दिनों में वस्ती पंजाब के एक देहाती इलाके में तैनात था। ये बड़ा सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। मेरे थाने के इलाके में इर्द गिर्द के 5 गाँव आते थे। ये ज़्यादा बड़े गाँव नहीं थे। वैसे भी इन वक्तों में आबादी का ये आलम नहीं था जो आज है। आज तो दूर दराज देहात में बिजली भी है और सड़कों का जाल बिछ गया है। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ बिजली तो बड़ी बात है, वहाँ पक्की सड़क का भी नामो निशान ना था। यूँ समझ लें कि पसमानदा इलाका था। गर्मियों के इब्तिदाई दिन थे और गर्मी ने अभी जोर नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी दोपहर के वक्त बहुत गर्मी लगती थी और कमरों में बैठकर काम करना दुश्वार हो जाता था। मैं थाने के सहन में एक दरख्त के नीचे बैठा काम कर रहा था। कमरे की निस्बत दरख्त की घनी छाँव में कुछ ठंडक थी क्योंकि हवा चल रही थी। मेरे थाने के मुहर्रिर ने दरख्त के नीचे ही एक मेज़ और कुर्सी रखवा दी थी। मैं मुहर्रिर को कुछ ज़रूरी नोट्स लिखवा रहा था कि एक मुअज़्ज़िज़ सूरत शख्स मुझसे मिलने आ गया। मैं इसे जानता था। वो करीबी गाँव का नंबरदार था। बड़ा ही खुशामदी किस्म का इंसान था। ज़रा सी बात पर थाने आ जाता और लोगों की छोटी छोटी बातों से मुझे आगाह करता रहता था। यूँ समझ लें कि वो मेरा मुखबिर था। मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद थे, लेकिन यही लोग मेरे बड़े काम भी आते थे। इसी वजह से मैं बज़ाहिर इस शख्स से बड़े तपाक से मिला, इसे बिठाया और आने की वजह पूछी। उसने मुझे बताया कि एक हादसा हो गया है और वो इसकी इत्तला मुझे देने आया है। उसने जो बात मुझे सुनाई वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसके गाँव का एक ईसाई बरकत मसीह अपनी घरवाली को साइकिल के पीछे बिठाए कहीं जा रहा था। जब वो छोटी नहर के पुल पर पहुंचा तो अचानक मुखालिफ सिमत से एक बैलगाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से आई। बैल किसी वजह से भड़के हुए थे और गाड़ी बांध के कंट्रोल से निकलकर मुंहजोर हो चुके थे। इस नहर के पुल के दोनों तरफ हिफाजती जंगला या रेलिंग नहीं थी जैसा कि आजकल होता है। बैलगाड़ी बेकाबू होकर बरकत मसीह पर चढ़ दौड़ी। उसने बचने की कोशिश की तो वो दोनों मियाँ बीवी साइकिल समेत नहर में जा पड़े। बुलंदी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बरकत मसीह जब तक बीवी के पास पहुंचा वो नींव मुर्दा हो चुकी थी। बरकत मसीह इसे पकड़कर पानी से बाहर ला रहा था कि इसकी बीवी ने इसके हाथों में दम तोड़ दिया और वो मुर्दा बीवी को लेकर बाहर निकला। ये एक सीधा साधा हादसा था और इसमें बज़ाहिर पुलिस की दिलचस्पी लेने वाली कोई बात न थी। फिर भी मैंने नंबरदार से कुछ सवाल पूछकर अपनी तसल्ली कर ली। इस वाक़ये के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करना ज़रूरी ना था। नंबरदार अपना फ़र्ज़ समझकर और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए मुझे थाने की इत्तला देने आ गया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। इसे गए मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि वो दोबारा थाने में आ गया। इसके साथ 12-13 बरस का एक लड़का था। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था, जैसे वो कोई अहम खबर लेकर आया है या कोई नया इंकिशाफ करना चाहता है। मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और इससे पूछा कि ऐसी कौन सी नई बात हो गई है कि वो दोबारा आ गया है। मलिक साहब, उसने बड़े जोश से कहा, मामला गड़बड़ है। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर कहा, कौन सा मामला गड़बड़ है? वो जी बरकत मसीह और उसकी घरवाली का मामला गड़बड़ है। उसने कहा, आप फ़ौरन चलें। साफ साफ बताओ क्या है? मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, क्या गड़बड़ गड़बड़ लगा रखी है? मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात आपको ये लड़का सुनाएगा मलिक साहब। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और फिर इसे मेरे सामने खड़ा करते हुए कहा, ओए काका,
जो कुछ तूने देखा है वो मलिक साहब को बता। लड़का पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर मेरे मुशफिकाना रवैये की वजह से बोलने लगा। उसने जो बात सुनाई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया और सीधा साधा हादसा मुझे कत्ल का केस नजर आने लगा। लड़के ने जो बात सुनाई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लड़का इसी नंबरदार के गांव का रहने वाला था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ये लड़का नहर के पुल के करीब ही एक जामन के दरख्त पर चढ़ा जामन उतार रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए इर्द गिर्द कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने देखा एक तरफ से एक साइकिल सवार आ रहा था, उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। वो साइकिल वाला जूं ही नहर के पुल पर चढ़ा, मुखालिफ सिम से एक बैलगाड़ी नहर के पुल की तरफ आई। उसके बैलगाड़ी बांध के काबू में नहीं थे। बेकाबू बैलगाड़ी साइकिल पर चढ़ दौड़ी। साइकिल वाले ने घबरा कर साइकिल मोड़ी तो साइकिल समेत नहर में जा गिरा। बैल रुके नहीं, बल्कि वहशतज़दा अंदाज में भागते चले गए। लड़के ने दरख्त के ऊपर से देखा कि साइकिल के पीछे बैठी हुई औरत पानी में हाथ पैर मार रही थी। लड़के ने बताया कि वो इन मियाँ बीवी की मदद के लिए इसलिए दरख्त से नहीं उतरा कि इसे मालूम था कि इस नहर में इतना गहरा पानी नहीं कि कोई डूब सके। फिर इस औरत का मर्द साथ था। उसने देखा कि मर्द पानी में तैरता हुआ औरत के पास पहुंचा, जो बुरी तरह घबरा गई थी और पानी में उल्टे सीधे हाथ पांव मार रही थी। लेकिन मर्द की हरकतें मशकूक सी लग रही थीं। साफ पता चल रहा था कि इस औरत को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मर्द ने इसके हाथ पकड़ने के बजाय उसके सर पर हाथ रखा और नीचे को दबा दिया। औरत के फेफड़ों में खासा पानी चला गया और जब वो तड़प कर ऊपर उभरी, लड़के ने बताया कि वो हैरान परेशान ये मंजर देख रहा था। औरत जब पानी से ऊपर उभरी तो मर्द ने उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और औरत तड़पने लगी। मर्द ने इसी तरह गला दबाए दबाए उसे फिर पानी में डुबो दिया और काफ़ी देर पानी के अंदर ही दबाए रखा। फिर इसने औरत को बाहर निकाला तो वो हाथ पैर ढीले छोड़ चुकी थी। मर्द ने इधर उधर देखा, नज़दीक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे और कुछ दरख्तों के साए में बैठे थे। उसने पुकार पुकार कर उनको बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में 7-8 आदमी वहां पहुंच गए। ये लड़का भी जामन के दरख्त से उतरकर उनके साथ जा खड़ा हुआ। इस वक्त तक मर्द औरत को किनारे पर ले आया था। करीब जाकर पता चला कि वो औरत मर चुकी है। उसका मर्द लोगों को बता रहा था कि किस तरह भड़के हुए बैलों के डर की वजह से वो मियाँ बीवी नहर में गिर पड़े थे और उसकी बीवी डूबकर मर गई। लोगों ने इससे अफसोस का इजहार किया। एक शख्स ने, जो गोताखोरी जानता था, उसकी साइकिल ढूंढकर नहर से बाहर निकाली। फिर एक आदमी अपना रेड़ा ले आया और औरत की लाश इसमें रखकर गांव चले गए। लड़के ने बताया कि उसने किसी के साथ ये बात नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को दूसरे इंसान का कत्ल करते देखा था। वो इतना खौफजदा हुआ कि गांव जाने की बजाय इधर उधर फिरता रहा। जब नंबरदार थाने में हादसे की इत्तला मुझे देकर जा रहा था तो रास्ते में इस लड़के का और नंबरदार का आमना सामना हो गया। लड़के ने बेहतर यही समझा कि सारी बात नंबरदार को बता दे। नंबरदार ने ये बात सुनी तो लड़के को लेकर इन्हीं कदमों लौटकर थाने आ गया। मैंने जब सारी बात सुनी तो मुझे वाकई मामला गड़बड़ नज़र आने लगा। मैंने नंबरदार से कुछ ज़रूरी बातें पूछी। मैंने उससे पूछा कि ये नहर इतनी गहरी है कि बंदा इसमें डूब जाए। नंबरदार ने बताया कि ये नहर आम नहरों से ज़रा छोटी है और इसकी गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं कि कोई डूबकर मर जाए। नंबरदार ने यह भी बताया कि पानी से पुल की बुलंदी भी इतनी नहीं कि गिरने की वजह से कोई चोट लगे। अब ये बात साफ थी कि बरकत मसीह ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। बजाय कत्ल मालूम करना ज़रूरी था। मैंने नंबरदार से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि इनके घर लड़ाई झगड़ा रहता हो या कोई और ऐसी वजह हो कि बरकत मसीह ने तंग आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो। लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक जी, नंबरदार ने कहा। वो तो अपनी बीवी का दीवाना था। सारे गांव में मशहूर था कि वो बीवी के बगैर नहीं रह सकता। कुछ लोग तो इसे जन मुरीद भी कहते हैं। इसकी बीवी थी भी इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसका खामिद होता तो उसका गुलाम बनकर रहता। नंबरदार का ये जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई कि बरकत मसीह और उसकी बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ये कि बरकत मसीह उसको दीवानगी की हद तक प्यार करता था। ये बातें सुनकर मुझे लड़के के बयान पर शक होने लगा था। क्या हो सकता है कि वो गलत समझा हो और बरकत मसीह वाकई अपनी घरवाली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने दिल में सोचा कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना बेहतर ना होगा।
میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے مرنے والی کی لاش کا معائنہ کروں گا، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور نمبردار کو ساتھ لے کر برکت مسیح کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے نمبردار نے بتایا تھا کہ برکت مسیح کی گھر والی کا نام کامنی تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ کامنی کو مرے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میرے حساب سے کامنی کو مرے ابھی صرف 2.5-3 گھنٹے ہوئے تھے۔ اس وقت میں وقت کا حساب اس لیے لگا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ وقت گزر جائے اور کامنی کو دفن کر دیا جائے۔ اگر کامنی کو دفن کر دیا جاتا تو پھر قبر کشائی کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا، جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میرے پاس کوئی واضح ثبوت بھی نہیں تھا کہ کامنی کو واقعی قتل کر دیا گیا ہے۔ بہرحال انہی سوچوں میں گم کامنی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ ابھی تک کامنی کو دفن نہیں کیا گیا۔ کامنی کے ماں باپ 2.5-3 میل دور کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ آ چکے تھے۔ اب کامنی کی ایک خالہ کا انتظار تھا جو ذرا دور رہتی تھی۔ وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ کامنی کی ماں کے بین برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والے پتھر دل ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پولیس والے بھی گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں اور ان کے سینے میں بھی ہر انسان کی طرح گوشت پوشت کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ پولیس والوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں انہیں اپنا فرض پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایک باوردی انسپکٹر اور 2 کانسٹیبلوں کو دیکھ کر مرحلے گھر ایک دم سکوت سا چھا گیا اور لوگ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ برکت مسیح کے گھر کے باہر بھی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں ہی پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ برکت مسیح کے گھر پولیس آئی ہے۔ پولیس لوگ اسی طرف امڑے چلے آ رہے تھے۔ نمبردار میرے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ برکت مسیح کو میرے پاس لائے اور ان اکٹھے ہو جانے والے لوگوں سے کہے کہ وہ سب منتشر ہو جائیں۔ ابھی میں یہ ہدایت دے ہی رہا تھا کہ ایک جوان آدمی ہمارے پاس آ گیا اور مجھے سلام کیا۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ یہی برکت مسیح ہے۔ میں نے بڑے غور سے پولیس والوں کی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گندمی رنگت کا صحت مند آدمی تھا اور چہرے کے نقوش بھی اچھے ہی تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ سرخ تھیں اور اب بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ روتا رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ مرد ہو کر عورتوں کی طرح آنسو بہا رہے ہو برکت؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ مرد بنو مرد۔ اس نے میری طرف بڑی بے چارگی اور بے بسی سے دیکھا اور بولا کچھ نہیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا اور میری آمد سے حیران اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں کامنی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے برکت سے کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ نہر میں ڈوب کر مر گئی ہے حضور، برکت نے کہا، اور پھر اس نے مجھے وہ حادثہ بتا دیا جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں لاش دیکھوں گا، پھر اس حادثے کی تصدیق کروں گا تاکہ کل کلاں کوئی نئی بات نہ نکل آئے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ محض قانونی کارروائی ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس کی کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لاش والے کمرے سے تمام لوگوں کو باہر نکال دے تاکہ میں لاش کا معائنہ کر سکوں۔ وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلا لیا۔ لاش ایک پان کی چارپائی پر رکھی تھی۔ چارپائی پر روئی کا گدا بچھا ہوا تھا اور ایک چادر سے سر سے لے کر پاؤں تک لاش کو ڈھانپا گیا تھا۔ میں نے برکت کو بھی کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا اور باہر جانے میں پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو اندر بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اسے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ کانسٹیبل برکت کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ برکت کے جانے کے بعد میں نے لاش کے اوپر پڑی چادر سر کی طرف سے پکڑی اور آہستگی سے کھینچ لی۔ جو ہی چادر اتری مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مری ہوئی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم گورا چٹا تھا، نین نقش میں بڑی جاذبیت تھی اور جسم کی ساخت انتہائی موزوں تھی۔ کامنی کو دیکھ کر مجھے نمبردار کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس کا خاوند ہوتا اس کا غلام بن کر رہتا۔ وہ بلا شبہ خطرناک حد تک حسین عورت تھی۔ میں نے بڑے غور سے اس کا نظری معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مجھے وہ چیز نظر آ گئی جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخی مائل نشان تھا جو صرف غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ گردن کے اس مقام پر دباؤ ڈالا گیا ہے یا کسی چیز سے ضرب لگی ہے۔
फिर मैंने कामनी के जिस्म का जायजा लिया, मगर कोई जख्म या चोट का निशान नजर न आया। मैंने दोनों कांस्टेबलों को अंदर बुलाया और उन्हें कहा कि वो बरकत मसीह पर नजर रखें और उसे इधर उधर न होने दें। मैं महज शक की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। मैंने ज़रूरी समझा कि लाश का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। मैंने नंबरदार को बुलाकर उससे कहा कि लाश को ले जाने के लिए इंतज़ाम करे। नंबरदार ने फौरन टांगे का बंदोबस्त कर दिया। मैंने एक कांस्टेबल को ज़रूरी कार्रवाई के बाद कामनी की लाश के साथ शहर के सरकारी अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम का बंदोबस्त था। मैंने शक की बुनियाद पर बरकत मसीह को हिरासत में ले लिया और उसे साथ लेकर थाने चल पड़ा। मैंने बरकत को हथकड़ी नहीं लगाई थी। बरकत खौफजदा और सहमा सहमा हमारे साथ चल रहा था। थाने पहुंचकर मैंने बरकत को हवालात में बंद कर दिया और खुद इस वाक़े पर गौर करने लगा। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी होता है और इसकी क्या अहमियत है। पोस्टमार्टम वो वाहिद ज़रिया है जिससे मौत के असल असबाब का तयन किया जा सकता है और ये भी मालूम किया जा सकता है कि मरने वाला किस वक्त और किन हालात में मरा था। पोस्टमार्टम में लाश का पेट और सीना चीरकर मुआयना किया जाता है, खोपड़ी भी खोल ली जाती है और डॉक्टर अगर ज़रूरी समझे तो अंदरूनी अज़ा कीमियाई तज्ज़िये के लिए निकाल लेता है। बाद में लाश का पेट और खोपड़ी को बंद करके सी दिया जाता है और लाश वारिसों के हवाले कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अदालत में ख़ास अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर इस्तगासा ये साबित करे कि मकतूल को कुल्हाड़ी के वार करके मारा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हो कि मकतूल के जिस्म पर चाकू के जख्म के निशानात पाए गए तो मुलजिम को शक का फ़ायदा भी मिल सकता है। डूबकर मरने वाले इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसका सांस बंद हो जाता है। पानी में गिरने से अचानक खौफ से भी दिल की हरकत बंद हो जाती है और दिमाग की वरीदें फट जाती हैं। डूबकर मरने वालों की आंखें अधखुली और पुतलियां फैली होती हैं, जबान फूल जाती है, नाक और मुंह से झाग आने लग जाती है, हाथ और पाँव की जिल्द सिकुड़ जाती है, फेफड़ों, मैदे और आंतों में पानी भरने की वजह से ये एज़ा फूल जाते हैं। पानी के अलावा रेत और मट्टी के ज़रात भी मिलते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरने वाला डूबकर मरा है। मैंने कामनी की लाश का मुआयना किया था तो मुझे डूबकर मर जाने वाली तमाम अलामतें वाज़ेह तौर पर नज़र आई थीं, जिनसे साबित होता था कि वो डूब जाने की वजह से मरी है। लेकिन इस लड़के की बयान ने और गर्दन पर दबाव के निशान ने मुझे शक में डाल दिया था और इसी शक को बुनियाद बनाकर मैंने कामनी का पोस्टमार्टम ज़रूरी समझा था। अब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था और इसके बाद ही मैंने कोई कार्रवाई करनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन शाम को मिलनी थी। मैं थाने के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन मैं थाने पहुंचा तो एक हेड कांस्टेबल ने मुझे बताया कि हवालात में बंद बरकत मसीह मेरे साथ बात करना चाहता है। मैं बरकत को बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल बरकत को लेकर आ गया। मैंने बरकत की तरफ देखा, वो बड़े ख़राब हाल में था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरे ख्याल में उसे हवालात में नींद नहीं आई होगी। मैंने उसे बैठने को कहा। वो बैठ तो गया लेकिन उसके अंदाज में बड़ी बेचैनी थी। यूँ लग रहा था जैसे कुर्सी में कीलें लगी हुई हों जो उसे आराम से बैठने नहीं दे रही। मैंने इससे हालचाल पूछा और कहा कि वो मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? उसने रो देने वाले अंदाज में कहा। मेरा क्या कसूर है? मुझे एक शक है, मैंने कहा, और इसी शक की वजह से तुम यहाँ नज़र आ रहे हो। मेरा शक दूर हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी घरवाली मर गई है सरकार, उसने हाथ जोड़कर कहा, और आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। हम गरीबों से क्या खता हो गई है हुजूर? मैं अभी इसके साथ इस किस्म की बात नहीं करना चाहता था कि मुझे शक है कि उसने अपनी घरवाली को गला घूट कर मार डाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी तक मुझे सिर्फ शक ही था और इस शक की बुनियाद में पहले ही बता चुका हूँ। मुझे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। इसलिए मैंने बरकत से कहा कि अभी इसे कुछ वक्त और हवालात में रहना होगा और मुनासिब वक्त पर मैं इसे बुला लूँगा। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो और कोई तकलीफ ना होने पाए। शाम के 4-5 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने बड़ी बेचैनी से रिपोर्ट देखी। इसमें डॉक्टर ने लिखा था कि कामनी की मौत की वजह डूबने और सांस रुक जाने की वजह से हुई है। इसने यह भी लिखा था कि मरने वाली के फेफड़ों, आंतों और मैदे में इतनी मिकदार में पानी नहीं पाया गया जितना आमतौर पर डूब जाने वाले लोगों के फेफड़ों,
आंतों और मैदे में पाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ने लिखा था कि मरने वाली के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि मरने वाली के गले पर कोई वजनी चीज़ लगी है या उसका गला दबाया गया है। एक और अहम बात जो डॉक्टर ने लिखी थी वो ये थी कि मरने वाली हामला थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि बरकत मसीह ने अपनी घरवाली को नहर में गिरने के बाद गला घोंटकर मार डाला था। अब मुझे इस लड़के के बयान पर यकीन हो गया था कि उसने बिल्कुल ठीक देखा था। मैंने अब बरकत मसीह को तफ्तीश की चक्की में डालने का फैसला कर लिया। कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी। मैंने गांव में इतला भिजवाई तो कामनी का बाप और उसके 2 भाई लाश वसूल करने के लिए आ गए। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश इनके हवाले कर दी। कामनी के बाप ने अपने दामाद बरकत के मुतालिक पूछा कि इसे क्यों थाने में रखा गया है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे शक है कि कामनी को इसके खामिद ने कत्ल किया है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ। क्या आपकी बेटी अपने घर में खुश थी? मैंने उनसे पूछा। कभी कोई शिकायत नहीं आई सरकार, कामनी के बाप ने कहा। कामनी हमेशा बरकत की तारीफ करती थी और वो अपने खामिद के साथ खुश थी। इनके दरमियान कभी कोई झगड़ा हुआ होगा? मैंने उससे पूछा। याद करके बताओ, कभी कामनी ने घर आकर बताया हो? नहीं सरकार, कामनी के बाप ने 2 टोक लहजे में कहा। शादी को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कामनी के बाप से बहुत सवाल किए और मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछा, मगर मुझे इससे कुछ भी हासिल ना हुआ। मैंने कामनी के भाइयों से भी कुरेद कुरेद कर पूछा, मगर वो भी मेरे साथ कोई काम की बात ना बता सके। कामनी के भाइयों ने कहा कि चूँकि बरकत हवालात में बंद है, इसलिए वो अपनी बहन की लाश अपने गांव ले जाना चाहते हैं और वहीं इसकी आखिरी रसूम पूरी करेंगे। मैंने इन्हें कहा कि मेरी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो कामनी की लाश जहाँ ले जाना चाहें ले जाएं। कामनी का बाप और भाई लाश लेकर चले गए तो मैंने बरकत को बुला लिया। मैंने बरकत को बताया कि कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई है और इसके साले और ससुर लाश को यहाँ से ले गए हैं। मेरी बात सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे भी जाने की इजाज़त दे दें माई बाप, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मैं अपनी कामनी को अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ। इन्हीं हाथों से? मैंने कहा, जिनसे उसका गला दबाया था। वो यूं उछला जैसे मैंने उसके पैरों में बम फेंक दिया हो। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं और रंग ऐसे पीला पड़ गया था जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अच्छा भला सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त सर्दी लगे मरीज की तरह कांप रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सका, सिर्फ उसका मुंह खुल के रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आखिर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कहा। भला मैं कामनी को क्यों कत्ल करता? कामनी में तो मेरी जान थी और अपनी जान को कोई कत्ल करता है? वजह भी तुम ही बताओगे, मैंने कहा। नहीं बताओगे तो मैं खुद मालूम कर लूँगा। आप जिससे मर्जी चाहे पूछ लें जी, उसने कहा। हम दोनों का प्यार सारे गांव में मशहूर है। और फिर वो कुछ सोचने लगा और फिर कहा, और फिर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं अपने घरवाली को और होने वाले बच्चे को क्यों कत्ल करूँगा? अब बरकत बड़े एतमाद से बोल रहा था और उस पर जो घबराहट तारी हो गई थी वो ख़त्म हो गई थी। उसने जो कुछ कहा था वो वज़न रखता था, लेकिन मेरे जहन में यानी शायद लड़के का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इसलिए मैं इसकी किसी दलील से मुतासिर नहीं हो सकता था। कामनी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि मकतूला का गला घोंटा गया है। मेरी नज़रें उसके चेहरे और आंखों पर जमी हुई थीं और मैं अपनी बात के खफीफ से रद्द अमल को भी भांप लेने के लिए तैयार था। मैंने देखा कि बरकत के चेहरे पर परेशानी की एक लहर सी आई और गायब हो गई, यूं जैसे घूर अंधेरे में कोई जुगनू चमक कर बुझ जाता है। वो मेरी नज़रों की चुभन से बचने के लिए आंखें तेज़ी से झपकने लगा। इसकी गर्दन पर घूंटने का निशान मौजूद है, मैंने कहा। साफ पता चलता है कि उसका गला घोंटा गया है। जब हम नहर में गिरे तो साइकिल पर बैठे हुए थे, उसने कहा। साइकिल भी हमारे साथ ही गिरी थी। हो सकता है कि साइकिल का कोई हिस्सा उसकी गर्दन पर लग गया हो और उसका निशान भी बन गया हो। उसने दलील अच्छी दी थी, लेकिन मेरे पास अभी तुरुप का पत्ता मौजूद था जिससे बाजी पलट सकती थी। मैं बरकत को जितना सीधा साधा समझ रहा था वो उसके बरक्स तेज और चलता पुर्जा साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि ये आसानी से नहीं मानेगा। मैं उसके साथ कोई रियायत नहीं करना चाहता था।
अपने तजुर्बे की वजह से मैंने देख लिया था कि वो झूठ बोल रहा है और बात करते वक्त नजरें चुरा लेता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इकबाली बयान दे दो। मैंने इससे कहा, अगर खुद बयान दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा, अगर तुम इकबाली बयान नहीं देना चाहते तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास मौके का गवाह मौजूद है जिसने तुम्हें कामनी का गला घूंटते और उसे पानी में डुबोते देखा है। मैंने इसे सारा वाकया तफसील से सुनाया कि किस तरह एक लड़के ने इत्तेफाकन इसे कत्ल करते हुए देख लिया था। फिर मैंने इससे पूछा, अब बोलो क्या कहते हो। अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो हैरान और परेशान सा मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं उसे मज़ीद सोचने और समझने का मौका नहीं देना चाहता था। जल्दी बोलो, मैंने मेज़ पर हाथ मारकर कहा। तुमने कत्ल किया है, बोलो हाँ या ना। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, मैंने कत्ल नहीं किया। लोग मुझे रनमुरीद कहते हैं और ये बात सच है। मैं इतनी हसीन बीवी को क्यों कत्ल करता? इसी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, यानी बजाय कत्ल। मैंने इससे बहुत से सवालात किए और घुमा फिरा कर उगलवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी बात पर अड़ा रहा कि मान भी लिया जाए कि इसने अपनी घरवाली को कत्ल किया है तो सवाल पैदा होता है कि इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे कत्ल करने की। वो शायद मेरी कमज़ोरी समझ गया था और इसी बात पर अड़ गया था। मैंने उसको हवालात में बंद कर दिया। अब मैंने अपने पुलिस के ख़ास ज़राए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया था। ये ख़ास ज़राए थे मुखबिर। ये मुखबिर पुलिस के बाकायदा मुलाजिम नहीं होते, बल्कि अपने अपने मफाद की खातिर और थोड़े बहुत पैसों के लालच में इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। इनमें छोटे मोटे जुर्म करने वाले होते हैं जो थानेदार से रियायत हासिल करते हैं। कभी कभार थानेदार इनके हाथ में कुछ पैसे भी थमा देते हैं। मुखबिरों की दूसरी किस्म मोअज़्ज़िज़ किस्म के लोगों की होती है, जो महज इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए और लोगों पर रौब दाब कायम रखने के लिए मुखबिरी करते हैं और इलाका थानेदार को भी खुश रखते हैं। मैंने नंबरदार समेत अपने तमाम मुखबिरों को इस काम पर लगा दिया कि वो बरकत मसीह और मकतूला कामनी के बारे में अंदर की बातें मालूम करके बताएं। देहात में किसी की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। शाम तक मुखबिरों ने मुझे खबरें पहुंचानी शुरू कर दी, लेकिन इनमें मेरे काम की कोई खबर नहीं थी। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और मुझे कोई कामयाबी हासिल ना हुई। मैंने इन्हीं शायद लड़के को थाने बुलाकर एक बार फिर इससे सारा वाकया बयान करने को कहा। उसने सारा वाकया मुझे दोबारा सुना दिया। मैंने इससे पूछा कि इसे यकीन है कि बरकत मसीह ने ही अपनी घरवाली को पानी में डबो रखा था और उसका गला दबा रखा था। जनाब, वो दरख्त बिल्कुल नहर के किनारे पर है, लड़के ने कहा। वहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। आप खुद सोचें, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या वो नहर इतनी गहरी है कि कोई इसमें डूब जाए? मैंने लड़के से पूछा। नहीं जी, इस लड़के ने जवाब दिया, इस नहर को हम छोटी नहर कहते हैं और ये इतनी गहरी नहीं है कि कोई इसमें डूब जाए। इसमें तो छोटे छोटे लड़के भी नहाते रहते हैं। आज तक इस नहर में कोई नहीं डूबा। तुमने इनको नहर में गिरते देखा था? मैंने इससे पूछा। क्या वो वाकई बैलगाड़ी की वजह से नहर में जा गिरे थे या मर्द ने जानबूझकर साइकिल को नहर में गिराया था? मैं ठीक से नहीं बता सकता, लड़के ने कहा। बस अचानक बैलगाड़ी अंधाधुंध आई और गुजर गई। इसके साथ ही साइकिल नहर में सवारों समेत गिरती नजर आई। मैंने कुछ और बातें लड़के को पूछी और फिर उसको वापस भेज दिया। लड़के को गए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नंबरदार आ गया। वो बरकत मसीह के मुतालिक जो मालूमात लेकर आया था वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। बरकत मसीह और कामनी आपस में रिश्तेदार थे। इनकी दूर की रिश्तेदारी थी और इसी वजह से इनकी शादी हो गई थी। बरकत मसीह साथ वाले गांव के एक नामी गिरामी हकीम के दवाखाने पर सफाई और दवाइयाँ वगैरह कूटने का काम करता था। बरकत कामनी को बहुत चाहता था। उसकी वजह यह थी कि कामनी बेहद खूबसूरत थी। कामनी की खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से भी देख चुका था। वो वाकई चाहे जाने के काबिल थी। बरकत कामनी के सामने दबा दबा रहता था और उसकी जायज़ और नाजायज़ हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। कामनी इसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेती और इसकी बेइज्जती भी कर देती थी, मगर वो फिर भी इसकी खुशामद में लगा रहता था। इसी वजह से लोग उसको रनमुरीद और बीवी का गुलाम कहने लगे थे। नंबरदार ने यह भी बताया कि पिछले 2-3 महीनों से बरकत कुछ परेशान और गुमसुम रहने लगा था। इस दौरान में इसकी कामनी के साथ हल्की फुल्की नाराज़गी भी हुई थी, मगर फिर बरकत ने फौरन ही इसे मना लिया था।
मैंने नंबरदार से कहा कि ये तो आम सी बातें हैं, मैं बरकत और कामनी के मुतालिक अंदर की बातें मालूम करना चाहता हूँ। अंदर की बातें आपको एक औरत ही बता सकती है, नंबरदार ने कहा। उसका नाम सरदारा है और दारों के नाम से मशहूर है। इसकी और कामनी की आपस में राजदारी वाली दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो गांव जाए और बरकत के साथ वाले घर में रहने वाली औरत दारू को बुला लाए। दारू के मुतालिक नंबरदार ने बताया था कि गरीब सी औरत है और बड़े घरों में कामकाज करती है। उसका खामिद गांव में मोची का काम करता है। दारू के मुतालिक ये भी पता लगा कि वो बड़ी तेज तर्रार और लड़ाका औरत है और किसी से दबने वाली नहीं है। इसकी वजह ये थी कि इसे लोगों के घरों की वो बातें भी मालूम थीं जो दूसरों से छुपाई जाती हैं। कांस्टेबल के जाने के बाद मैं नंबरदार से बातें करने लगा। इसी दौरान एक और मुखबिर आ गया। मैंने नंबरदार को फारिग कर दिया और मुखबिर को बिठा लिया। मैंने इससे रिपोर्ट ली। इस रिपोर्ट में ज़्यादातर बातें वही थीं जो मुझे नंबरदार बता चुका था। इस मुखबिर ने एक नई बात बताई जो ये थी कि बरकत को कोई बीमारी लग गई थी और वो हकीम से उसकी दवाई लेकर खा रहा था। मुखबिर को ये बात हकीम के पास काम करने वाले एक दूसरे मुलाजिम से मालूम हुई थी। इस मुलाजिम ने यह भी बताया कि बरकत इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान नजर आता था। ये नहीं मालूम हो सका कि उसे क्या बीमारी थी। मैंने इस मुखबिर को शाबाश दी और उसे कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश करे कि बरकत किस बीमारी की दवा खा रहा है। मुखबिर चला गया तो थोड़ी देर बाद वो कांस्टेबल आ गया जिसे मैंने दारू को लाने के लिए गांव भेजा था। उसने बताया कि वो दारू को ले आया है, लेकिन इसका खामिद भी साथ ही आ गया है और वो बड़ा परेशान है। मैंने इससे कहा कि वो दोनों मियाँ बीवी को मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल कमरे से निकल गया तो एक औरत और मर्द अंदर आ गए। मैंने दोनों को गौर से देखा। औरत की उम्र 35 साल के लगभग होगी और वो खिलते हुए गंदमी रंग की खुश शक्ल औरत थी, जबकि मर्द की उम्र 40 साल के लगभग होगी। वो दुबले पतले जिस्म और सांवले रंग का मालिक था। मैंने एक बात नोट की कि मर्द घबराया और परेशान नजर आ रहा था, जबकि औरत पुरसुकून और पुरएतमाद लग रही थी। हम गरीबों से क्या कसूर हो गया है हुजूर? मर्द ने बाकायदा हाथ जोड़कर लरजती हुई आवाज में कहा। मेरी घरवाली को आपने क्यों बुलाया है? मैंने इसे तसल्ली दी कि इसकी घरवाली से चंद बातें पूछनी है और इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बड़ी मुश्किलों से उसे समझा बुझाकर मैंने बाहर बिठा दिया। वो बाहर तो चला गया, लेकिन यूं जैसे जाना ना चाहता हो। इसके जाने के बाद मैंने दारू को बैठने को कहा तो वो इत्मीनान से मेरे सामने बैठ गई और सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखने लगी। मुझे पता लगा है कि कामनी के साथ तुम्हारी बड़ी दोस्ती थी। मैंने दारू से कहा, मुझे इसके मरने का बड़ा अफसोस है। मैंने तुमसे कामनी के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। बस जी, अल्लाह को यही मंजूर था। उसने एक आ भर कर कहा। बड़ी प्यार करने वाली थी। आप जो पूछना चाहें पूछें, जो मेरे इल्म में होगा बताऊंगी। मुझे शक है कि कामनी को कत्ल किया गया है, मैंने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा और उसके चेहरे पर अपनी बात का रद्द अमल तलाश करने लगा। वो जरा सी चौंकी, फिर नॉर्मल होकर कुछ सोचने लगी। मुझे उसके इस अंदाज पर हैरत हुई। मेरा ख्याल था कि वो ये बात सुनकर उछल पड़ेगी। आपका शक ठीक है, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। मुझे भी इसी बात का शक था, मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। दारू ने मुझे परेशान और हैरान दोनों कर दिया था। इस शक की कोई वजह भी होगी, मैंने इससे पूछा। तुम्हें ऐसा शक क्यों हुआ है? ऐसा होना ही था, दारू ने जवाब दिया। ये बड़ी लंबी बात है। मैंने दारू से कहा कि वो वक्त की फिक्र ना करे और पूरी बात सुनाए। दारू ने मुझे बड़ी ही लंबी बात सुना दी। उसने हर बात बड़ी तफसील से सुनाई थी। मैं आपको दारू का बयान गैर ज़रूरी तफसीलात हज़फ करके सुना देता हूँ। कामनी 2 भाइयों की अकलौती बहन थी और दोनों भाइयों से छोटी भी थी। इसी वजह से वो वालिदैन और भाइयों की लाडली थी। लाडली होने की वजह से वो छोटी उम्र में ही कुछ खुदसर हो गई थी। वो जवान हुई तो उसने ऐसा कद काट और रंग रूप निकाला कि हर एक की तवज्जो का मरकज बन गई। ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से उस पर ज़्यादा पाबंदियां भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो आज़ादी से घूम फिर लेती थी। कामनी हंसने मुस्कुराने वाली लाउबाली तबीयत की लड़की थी। अगर कोई कभी छिछोरा नौजवान उससे मजाक कर बैठता तो ऐसा जवाब देती कि उसे कान दबाकर भागना पड़ता। इस वजह से गांव के नौजवान उसको छेड़ने से परहेज ही करते थे। ये अलग बात है कि हर जवान के दिल में वो बसती थी
कामनी की अपनी बिरादरी में कई लड़के ऐसे थे जो उसके रिश्ते के उम्मीदवार थे, लेकिन कामनी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। इसकी वजह ये थी कि वो खुद गोरे रंग की थी और साफ सुथरी रहती थी और अपने लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी। इन्हीं दिनों कामनी की गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। ये गरीब से मज़ारे का बेटा था जो बड़ा ही खूबसूरत जवान था। यहाँ मैं दारू के बयान से हटकर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस ज़माने में मर्दाना खूबसूरती का मतलब ये नहीं था कि दाढ़ी मूंछें गायब, लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल और नाजुक सा बदन, बल्कि उस ज़माने में खूबसूरती का मायार ये होता था कि कद लंबा हो, जिस्म भरा और सेहतमंद हो। कामनी जिस जवान को पसंद करने लगी थी वो ऐसा ही जवान था। उसका नाम कमाल था, मगर उसे सब कमाला कहते थे। कामनी और कमाले की चोरी छुपे मुलाकातें बढ़ते बढ़ते दीवानगी की हदों में दाखिल हो गईं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह इनका इश्क भी छुपा न रह सका और होते होते ये बात कामनी के भाइयों और माँ बाप तक जा पहुंची। उन्होंने अक्लमंदी की कि कामनी पर कोई सख्ती करने के बजाय फौरी तौर पर उसकी शादी का बंदोबस्त किया और थोड़े ही दिनों के अंदर उसकी शादी बरकत से कर दी। कमाल को जब ये इल्म हुआ तो उसने कामनी को घर से भाग निकलने के लिए कहा, लेकिन कामनी ने साफ इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कामनी के माँ बाप और भाइयों ने उसके बड़े लाड उठाए थे और नाज नखरे भी उठाए थे। कामनी भी उनके साथ बहुत मोहब्बत करती थी और उसे ये किसी सूरत गवारा नहीं था कि उसके माँ बाप और भाइयों की बदनामी हो और वो लोगों से मुंह छुपाते फिरें। कामनी ने दारू को बताया कि उसने अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत का गला घोंट दिया। उस रोज़ वो कमाले के सीने से लगकर इतना रोई कि कमाला परेशान हो गया कि इसे कुछ हो ना जाए। आखिर कमाले ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और वादा किया कि वो महीने में 2 दिन इससे मिलने उसके गांव आया करेगा। कामनी ने इससे कहा कि वो इससे मिलेगी तो बदनामी होगी। कमाले ने कहा कि वो आपस में बातचीत नहीं किया करेंगे, बल्कि दूर दूर से एक दूसरे को देख लिया करेंगे। कामनी बरकत के गांव आ गई और कमाला हर महीने 2 बार उसके गांव का चक्कर लगाता और वो दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखकर अपनी दिल की प्यास बुझा लेते। और इस दौरान कामनी ने दारू को अपनी हमराज बना लिया और इसे कमाले के मुतालिक भी बता दिया। दारू ने इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी शुरू कर दी। इस तरह वो एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाने लगे। फिर कभी कभार मौका देखकर दारू इनकी मुलाकात भी करवा देती। यूं ये सिलसिला चलता रहा। शादी को 1 साल हो गया, मगर कामनी में किसी बच्चे के आसार पैदा नहीं हुए। फिर दूसरा साल भी गुजरने लगा और कामनी की कोख में कोई कोपल न फूटी। वो बंजर जमीन की तरह बेशजर और बेसमर ही रही। वो पुराना ज़माना था। इस वक्त किसी किस्म के टेस्टों वगैरह का तसव्वुर भी नहीं था। अगर किसी औरत को बच्चा ना होता तो उसकी जिम्मेदारी औरत पर डाल दी जाती थी कि इसमें कोई नुक्स है। कोई मर्द ऐसी बात सुनना गवारा नहीं करता था कि उसमें कोई नुक्स हो सकता है। इससे मर्दों की मर्दानगी को ठेस पहुंचती थी। इधर कमाला बाकायदगी के साथ कामनी को मिलने के लिए आता रहा। अब वो दारू के जरिए मुलाकात का वक्त तय कर लेते और मुकर्ररा जगह पहुंच जाते। उन्होंने मिलने के लिए एक महफूज जगह देख ली थी और वहीं मिलते थे। ये जगह गांव के बाहर जहां खेत खत्म हो जाते थे, इससे ज़रा आगे कब्रिस्तान के पास थी। इस तरह रात को कोई नहीं आता था, बल्कि दिन में भी लोग इस तरफ से गुजरते हुए घबराते थे। उस जमाने में देहात में रफ़े हाजत के लिए घरों के अंदर लैट्रिन बनाने का रिवाज नहीं था, बल्कि आजकल भी कई देहात में अभी तक ऐसा ही है। गांव के लोग बाहर खेतों में या वीरान मकाम पर रफ़े हाजत के लिए जाते थे। ज़्यादातर औरतें रात को अंधेरा होने पर टोलियों की सूरत में रफ़े हाजत के लिए जाती थीं। खेतों में जाकर औरतें इधर उधर फैल जाती और हवाइज ज़रूरिया से फारिग होकर इकट्ठी वापस आ जाती। गांव के मर्द औरतों की सहूलत की खातिर इस वक्त खेतों की तरफ रुख नहीं करते थे। कामनी दारू के साथ रफ़े हाजत के लिए जाती थी और इसी के साथ वापस आती थी। जिस दिन कमाले ने आना होता, इस दौरान दारू कामनी को मखसूस जगह पर छोड़कर इधर उधर हो जाती थी ताकि वो दोनों आज़ादी से मिल सकें। कामनी और कमाला अक्सर जज्बाती हो जाते थे, मगर एक हद के अंदर ही रहते थे। कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है। एक दिन इसी दीवानगी में वो नेकी और बदी की दरमियानी हद को पार कर गए। जब कामनी एक बार बहक गई तो अक्सर बहकने लगी। वक्त गुजरता गया और कामनी की शादी को 2 साल गुजर गए।
इन्हीं दिनों कामनी को अपने अंदर कुछ नई तब्दीलियां महसूस हुई। उसने दारू को बताया और ये सुनकर बेहद खुश हुई दोनों कि कामनी माँ बनने वाली है। रात को इसका खामिद बरकत घर आया तो कामनी ने इसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनकर बरकत ने पहले तो बड़ी खुशी का इजहार किया, मगर फिर एकदम बुझ सा गया और सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। कामनी ने कुछ ज्यादा महसूस न किया इस बात के मालूम होने के बाद कि वो बाप बनने वाला है। बरकत गुमसुम रहने लगा और इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। कामनी इसकी इस कैफियत से बड़ी परेशान थी कि इसे क्या होता जा रहा है। आखिर तंग आकर एक दिन कामनी ने इससे इस तरह गुमसुम रहने और चिड़चिड़ापन की वजह पूछ ही ली। बरकत ने इसे जो जवाब दिया, इसे सुनकर कामनी के 14 तबक रोशन हो गए। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, बरकत ने कामनी से कहा। मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। कामनी ने दुख और गुस्से से कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते? बरकत ने कामनी को बताया कि जब 1.5 साल तक उनके कोई औलाद ना हुई तो उसने हकीम साहब से बात की, जिसके पास वो दवाइयाँ कूटने और सफाई सुथराई का काम करता था। ये बड़ा सियाना हकीम था। उसने बरकत से कुछ बातें पूछी और फिर इसकी घरवाली कामनी के मुतालिक पूछा और इस नतीजे पर पहुंचा कि कामनी बिल्कुल ठीक है, जो भी नुक्स है वो बरकत में है। हकीम ने बरकत से कहा कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो इसे ऐसी दवाई देगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसे लगातार 6 माह दवाई खाना होगी। मैंने अभी सिर्फ 2 माह खाई है दवा, बरकत ने कामनी से कहा, जबकि हकीम साहब ने 6 माह खाने के लिए कहा है। इतनी जल्दी तुम इस काबिल नहीं हो सकता है कि तुम 2 माह में ही ठीक हो गए हो, कामनी ने कहा। 2 माह का अरसा कम तो नहीं होता। ये सुनकर बरकत को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन ना हुआ। अब बरकत की ये हालत हो गई थी कि कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता और कभी कामनी के साथ लड़ने मरने पर आ जाता, मगर फिर जल्द ही कामनी की मिन्नत खुशामद करके उसे मनाने लगता। ये तमाम बातें कामनी रोजाना दारू को सुनाती और इससे मशवरा लेती थी। कामनी ने दारू से ये बात ना छुपाई कि कमाली के साथ उसकी मुलाकातें अब साफ नहीं रहीं। फिर एक दिन बरकत काम से वापस आया तो उसका मूड बेहद ख़राब था। उसने आते ही कामनी से झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि ये उसका बच्चा नहीं है। बरकत की ज़बानी उसे मालूम हुआ कि उसने फिर हकीम से बात की थी कि क्या ये मुमकिन है कि 2 माह की दवाई के इस्तेमाल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो हकीम ने इससे कहा कि ये नामुमकिन है। हकीम ने बताया कि अभी 3 माह ये दवाई मज़ीद इस्तेमाल कराने के बाद एक ख़ास दवाई देनी है जो अगले 3 माह इस्तेमाल करना होगी। इस दिन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। कामनी ने भी बरकत को डट कर जवाबात दिए और दबकर ना रही। कामनी बरकत की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी थी और बरकत ज़्यादा देर इसके साथ नाराज़ नहीं रह सकता था। ये बात कामनी जानती थी, इसलिए वो बरकत की ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। इस दिन भी यही हुआ। हस्बे मामूल बरकत ने थोड़ी देर बाद ही कामनी को मना लिया था। इस वाक़ये के 2-3 रोज़ के बाद की बात है। गांव के बाहर एक मज़ार पर मेला लगा हुआ था। ये मज़ार नहर के पार वाक़े कब्रिस्तान में था। कामनी ने बरकत से कहा कि वो इसे मेला दिखा लाए। इस दिन बरकत को हकीम की दुकान से छुट्टी थी। बरकत उसे अपनी साइकिल पर पीछे बिठाकर मेला दिखाने के लिए ले गया और फिर यह खबर आई कि कामनी और बरकत नहर में गिर गए थे और कामनी डूबकर मर गई। अब आपको मालूम हो क्या होगा। सारी बात सुनाने के बाद दारू ने कहा कि मैंने ये क्यों कहा था कि ऐसा होना ही था। दारू ने मेरा सारा मसला हल कर दिया था। मैंने इसे कमाले का पता और कुछ ज़रूरी बातें पूछी और उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने ये कहकर इसे फारिग कर दिया कि जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी उसको बुला लूँगा। मैंने इसी वक्त एएसआई को बुलाया और उसे कमाले के मुतालिक पूरी तरह समझाकर कहा कि उसको थाने ले आओ। मैंने एएसआई से ये भी कहा कि वो आने में बहानेबाजी या पसोपेश करे तो बेशक उसकी ठुकाई कर देना। मेरा ये एएसआई पठान था और मुल्ज़िमान पर तशद्दुद करने में बड़ा माहिर था। आप फिक्र न करें सर, उसने मूँछों पर ताव देकर कहा। मैं इसे घसीटता हुआ लेकर आऊँगा। और मुझे पूरा यकीन था कि वो वाकई इसे घसीटता हुआ ही लाएगा। मैंने इसे इसीलिए भेजा था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि हवालात से बरकत को ले आए। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने सोच समझकर कामनी को कत्ल किया है। मेरे पास मौके का गवाह भी था और दारू के बयान की रोशनी में कत्ल की वजह भी मालूम हो गई थी। दारू भी एक अहम गवाह थी। इसके अलावा मैंने कमाले का बयान भी लेना था। मैंने एक काम और करना था और वो काम था बरकत का मेडिकल चेकअप। इससे मैं ये साबित करना
करना था मुझे कि वो औलाद पैदा करने के काबिल था या नहीं, या उसने बदकारी की वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया था। कांस्टेबल बरकत को ले आया तो मैंने उसे बाहर जाने को कहा। कांस्टेबल बाहर चला गया तो बरकत कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। मैंने इस वक्त हाथ में बेत की छड़ी पकड़ी हुई थी। जो ही वो कुर्सी पर बैठने लगा, मैंने जोर से छड़ी मेज पर मारी। एक धमाका सा हुआ। वो यूं उछलकर पीछे हटा जैसे कुर्सी में करंट आ गया हो और उसे करंट का झटका लगा हो। वहीं खड़े रहो, मैंने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता था जो तुम्हें रास नहीं आई। अब झूठ बोलो, तुम्हें उल्टा ना लटकाऊं तो फिर कहना। अगर शराफत से इकबाली बयान दे दोगे तो फायदे में रहोगे। मैं क्यों इकबाली बयान दूं? बरकत ने कहा। मैंने अपनी घरवाली को कत्ल नहीं किया और ना इसे कत्ल करने की कोई वजह थी। वो काफ़ी ढीठ साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि वो सीधी तरह नहीं मानेगा, इसलिए मैंने इस पर सीधा हमला करने का फैसला कर लिया। कामनी माँ बनने वाली थी और वो बच्चा तुम्हारा नहीं था? मैंने इससे पूछा। वो मेरा ये सवाल सुनकर गैर इरादी तौर पर 3-4 कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा तारीक हो गया। वो इस तरह आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैं कोई जिन हूँ या जादूगर हूँ। वो मेरी घरवाली थी जनाब, उसने आखिर मुर्दा सी आवाज़ में कहा। बेगैरत हो तुम, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम इस काबिल नहीं हो कि बाप बन सको। अगर नहीं मानोगे तो मैं हकीम को भी यहाँ बुला लूँगा, जिसके पास तुम काम करते रहे हो और उसकी दवाई खा रहे हो। ये इसकी मर्दानगी पर बहुत बड़ी चोट थी। इसे ये एहसास पहले ही अंदर से मार रहा था, और जब मैंने ये कहा तो फिर तो वो बिल्कुल ही अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया। उसने सर झुका लिया और यूं बेहोश हरकत खड़ा था जैसे मर गया है। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया तो उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे उस पर तरस आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें वो रोकने में नाकाम रहा था। इतना तनुमंद और कदावर नौजवान बच्चों की तरह रो रहा था। ये आंसू उसकी बेबसी का मजहर थे। मैं बेगैरत नहीं हूँ हुजूर, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने कामनी का गला घूंटकर उसे मार दिया था। आपने जो पूछना है वो पूछें। मैंने इससे इकबाली बयान देने को कहा जो उसने बड़ी तफसील से लिखवा दिया। उसने बड़ा लंबा बयान दिया था। मैं ये बयान पेश कर रहा हूँ। देखें कि एक बेगैरत और बुज़दिल आदमी की गैरत किस तरह जागती है। बरकत की शादी कामनी से हो गई थी तो वो कामनी को पाकर बहुत खुश हुआ। कामनी इसकी हैसियत और तवक्को से बढ़कर हसीन थी। बरकत कामनी के सामने एहसास कमतरी का शिकार हो गया। कामनी को भी इस बात का एहसास हो गया और उसने बरकत की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। बरकत बड़ी खुशी से कामनी के इशारों पर नाचने लगा और बिल्कुल बीवी का गुलाम बनकर रह गया। इसी तरह शादी को 1 साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद भी कामनी में औलाद के आसार नजर न आए तो औरतों ने अपनी आदत के मुताबिक बातें बनाना शुरू कर दी कि क्या वजह है अभी तक औलाद नहीं हुई। इसके जवाब में कामनी हंसकर टाल जाती और बरकत कहता कि जल्दी क्या है, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा औलाद भी हो जाएगी। वो लोगों के सामने तो ये बात हंसी मजाक में टाल देते थे, लेकिन तन्हाई में परेशान हो जाते थे। मर्द चाहे अपनी औरत का गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये बात कभी भी सुनना पसंद नहीं करता कि इसमें कोई कमजोरी या कमी है। यहाँ भी यही हुआ। बरकत ने कामनी से कहा कि वो किसी सियानी से अपना मुआयना करवाए। यहाँ मैं बता दूं कि उन वक्तों में लेडी डॉक्टरों, मैटरनिटी होम वगैरह का तस्वुर भी नहीं था। दाइयाँ ही औरतों को देखा करती थीं और ये अपने काम में इतनी महारत रखती थीं कि ये सिर्फ देखकर ही बता देती थीं कि लड़का होगा या लड़की। बहरहाल कामनी ने भी अपना मुआयना करवाया गांव की एक माहिर दाई से, तो उसने बताया कि तुझमें कोई कमी नहीं है। अब हुआ ये कि बरकत ने हकीम साहब को अपने बारे में बताया कि मेरे घरवाली के औलाद नहीं होती है। यह हकीम मुझे बहुत सियाना लगा। उसने बरकत को समझाया था कि बाज़ औक़ात मर्दों में कमी होती है, इसलिए वो इलाज कराने में अपनी हिचक महसूस नहीं करे। इस हकीम ने बरकत को कुछ दवाइयाँ दी और उससे कहा कि 6 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बरकत ने दवाई इस्तेमाल करना शुरू करी। इस वक्त इनकी शादी को 2रा साल होने वाला था। बरकत को अभी दवाई इस्तेमाल करते 2 माह ही हुए थे कि कामनी ने इसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। बरकत को हकीम की बात याद आ गई कि ये जो है दवाई 6 माह तक खाओगे तभी तुम इस काबिल हो सकोगे। बरकत की सारी खुशी खाक में मिल गई और उसकी जगह उसे शक और वहम के बिच्छू ढक मारने लगे। वो ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता था कि कामनी इसे धोखा दे रही है, लेकिन
हकीकत किसी खौफनाक नाग की तरह फन फैलाए इसके सामने मौजूद थी। इसे कामनी से पागलपन की हद तक मोहब्बत थी। उसने अपने आप को ये फरेब भी देने की कोशिश की कि हो सकता है 2 माह दवाई के इस्तेमाल से वो ठीक हो गया हो। लेकिन जब हकीम से वो मिला और उसने इस सिलसिले में पूछा तो हकीम ने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि असल दवा जो है वो 6 माह तुम्हें ये दवा इस्तेमाल करने के बाद देनी थी मुझे। हकीम की बात सुनकर बरकत को यकीन हो गया कि कामनी किसी के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात रखती है। उसने फैसला कर लिया कि वो इस बात का सुराग लगाएगा कि वो कौन है जिससे कामनी के ताल्लुकात हैं। अब वो इस टो में रहने लगा। अक्सर वो किसी न किसी बहाने वक्त बेवक्त घर आ जाता, मगर उसने हर बार कामनी को घर में मौजूद पाया। इन दिनों वो बेहद चिड़चिड़ा हो गया था और कई बार इसकी कामनी के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हुई। इसकी हालत ये थी कि वो बैक वक्त कामनी से मोहब्बत भी करता था और नफरत भी। बरकत ने जब कई मर्तबा दिन को घर में आके देख लिया कि कामनी घर में मौजूद होती है तो उसे ख्याल आया कि वो ज़रूर रात को घर से निकलती होगी, या फिर जब वो हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने के लिए खेतों में जाती है। ये सोचकर उसने रात को कामनी का ताक़ुब करने का फैसला कर लिया। वो रातों को उसके पीछे पीछे गया, मगर कामनी ने कोई मशकूक हरकत ना की। तीसरे दिन उसने सोचा कि अगर आज भी उसे कोई सुराग न मिला तो वो कामनी पर शक करना छोड़ देगा। इस दिन वो काफ़ी फासला रखकर कामनी और दारू के पीछे जा रहा था। रात का वक्त था, हर तरफ खेत और दरख्त थे, इसलिए उसे ताक़ुब करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि गुज़िश्ता दिनों की निस्बत इस दिन कामनी और दारू काफ़ी दूर निकल आई थीं। काफ़ी आगे जाकर जहाँ खेत ख़त्म हो जाते थे वहाँ दारू एक खेत के अंदर चली गई और कामनी हंसती हुई दूसरी तरफ चली गई। बरकत उसके ताक़ुब में रहा। आगे जाकर कामनी का रुख कब्रिस्तान की तरफ हो गया और फिर एक टीले के पीछे जाकर वो गायब हो गई। बरकत बड़ी एहतियात से टीले के करीब चला गया और एक दरख्त की ओट से देखा। इसे जो कुछ नजर आया वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने देखा कि कामनी एक नौजवान के साथ बैठी हुई है और उनकी आदत और सकनात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये देखने के बाद वो सब कुछ समझ गया कि यह हद से गुजर चुके हैं। वो वापस गांव की तरफ चल पड़ा। वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। कामनी को देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता था। इसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता था। उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि फौरन कामनी को तलाक दे दे, मगर जब उसे ये ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत बीवी से हाथ धो बैठेगा तो उसने इरादा बदल दिया। फिर उसने सोचा कि वो इस तरफ से आंखें बंद कर ले, उसकी मर्दानगी का भरम भी कायम रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में उसने बेगैरत बन जाने का सोचा था। सीधी सी बात है, जब किसी इंसान की गैरत मर जाती है तो वो बुज़दिल भी हो जाता है। फिर एक दिन बरकत के जहन में इनकलाब पैदा हो गया। वो वाक़या ये था कि एक दिन बरकत घर में मौजूद था। कामनी किसी काम से दारू के घर गई हुई थी। बरकत ने घर में एक मुर्गा और 3 मुर्गियां पाल रखी थी जो इस वक्त सहन में फिर रही थीं। अचानक किसी हमसाया का मुर्गा खुले दरवाजे से इसके सहन में आ गया और मुर्गियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बाहर से आने वाला मुर्गा खासा सेहतमंद था और उसके मुकाबले में बरकत का मुर्गा कमज़ोर था। लेकिन बरकत ये देखकर हैरान रह गया कि उसका कमज़ोर सा मुर्गा बाहर से आने वाले मुर्गे पर बाज की तरह झपट पड़ा और दोनों में खूंरेज जंग छिड़ गई। जो बरकत का जो मुर्गा था कमज़ोर होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा था और उसके खून निकलना शुरू हो चुका था। मुर्गे ने पर फड़फड़ाकर एक जोरदार बांग दी और उसके ऊपर दोबारा से झपटने लगा। पड़ोस का मुर्गा ये सब देखकर भागने पे मजबूर हो गया। बरकत के दिल में ये ख्याल आया कि मैं इंसान हूँ लेकिन इस मुर्गे से भी बदतर हूँ। एक जानवर होकर उसने अपनी 3 बीवियों को किस तरह जान पर खेल कर हिफाजत की है और एक मैं हूँ कि मुझसे एक बीवी भी नहीं संभाली जाती। इस वाक़ये के चंद दिन बाद ही कामनी ने बरकत से कहा कि वो इसे मेला दिखा लाए। बरकत इसे साइकिल पर बिठाकर मेले की तरफ चल पड़ा। वो साइकिल चला रहा था लेकिन उसके दिमाग में कशमकश जारी थी और कि वो कामनी को छोड़ दे या बेगैरत बना रहे। कभी मोहब्बत नफरत पर गालिब आ जाती, लेकिन उस दिन नफरत का गुलबा दिमाग को चढ़ रहा था और एक तरफा मोहब्बत दम तोड़ रही थी। फिर उसके जहन में मुर्गे वाला वाक़या आ गया और नफरत का जहर पूरी तरह हावी हो गया। ये वो लम्हात थे जब बरकत ने फैसला किया कि वो बेगैरत बनकर जिंदा नहीं रहेगा और कामनी का गला दबा देगा। इसने सोचा जब भी मौका मिला वो कामनी का गला घूट देगा।
اور اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دے گا جو اس کا ساتھی ہے، اور اس کے بعد خود پھانسی چڑھ جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا اور سائیکل نہر کے پل پر چڑھ چکی تھی کہ اچانک مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی بڑی تیزی سے سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ بیل خوفزدہ اور بھڑکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آنن فانن میں بیل گاڑی سر پر آن پہنچی۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سائیکل کو پل پر سے نہر میں گرا دیا جائے، اور اس نے یہی کیا۔ سائیکل کے ساتھ ساتھ دونوں بھی نہر کے اندر گر گئے۔ کامنی خوفزدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور چیخنے لگی۔ 2-4 غوطے کھانے کے بعد جب برکت تڑپ کر کامنی کو بچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا تو کامنی نے گھبرا کر اسے پکارا، مجھے بچا لو برکت، میں مر جاؤں گی، ہائے میرا بچہ۔ برکت نے سنا کہ ہائے میرا بچہ تو وہ دوبارہ پاگل ہو گیا۔ اس پر ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ بس اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، کامنی تڑپ رہی ہے، ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی کی گردن اس کے ہاتھوں میں ہے اور کامنی مر چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بہت دور لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شور مچا کر ان سب کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ وہ اور اس کی گھر والی کس طرح نہر میں گر پڑے تھے اور اس کی گھر والی ڈوب جانے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کامنی کی لاش اس کے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ اس دوران میں برکت روتا رہا اور اس کا یہ رونا بالکل اصلی تھا۔ وہ دوہرے کردار کا مالک بن گیا تھا۔ وہ کامنی سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی۔ قتل کو واقعی ایک لمحے کا پاگل پن جو کہا گیا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے۔ میں برکت سے فارغ ہوا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میرے پٹھان ASI نے حاضر ہو کر مجھے بتایا کہ وہ کمالے کو لے آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کمالے کو میرے پاس لے آئے۔ ذرا ہی دیر بعد ASI ایک خوبرو جوان آدمی کو گردن سے دبوچے میرے پاس لے آیا۔ یہ کمالہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ کامنی نام کی ایک عورت پچھلے دنوں نہر میں ڈوب کر مر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم ہے اور یہ خبر دور دور کے دیہاتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تمہیں تو بہت افسوس ہوا ہوگا کامنی کے مرنے کا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میرا اس سے کیا واسطہ جی؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ میری وہ کیا لگتی تھی جو مجھے افسوس ہوتا؟ میں نے سنا ہے کہ تم اتنی دور سے اس سے ملنے آتے تھے۔ میں نے کہا تمہاری اس کی بڑی دوستی تھی۔ آپ نے غلط سنا ہے جی، اس نے کہا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ASI کمالے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کیا کہ اس کی طبیعت ذرا صاف کر دے۔ ASI نے وہیں سے اس کے بال مٹھی کے اندر جکڑے اور اتنی زور سے پیچھے کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو جا گرا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا اور وہ پھر گر پڑا۔ کمالہ اچھا خاصا صحت مند جوان تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس بدکار پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ کامنی سے تمہارے تعلقات تھے یا نہیں؟ میں نے ذرا سختی سے کہا۔ اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری اس ماں دارو کو بلا لوں گا جو تمہاری ملاقاتیں کراتی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کے کامنی کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے بھی وہی باتیں سنائیں جو مجھے پہلے دارو سنا چکی تھی، اس لیے یہاں کمال کا بیان ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس سے بیان لے کر دستخط کروا لیے۔ میں نے کیس مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اس میں عینی شاہد کا بیان، کمالے کا بیان، دارو کا بیان اور اس حکیم کا بیان بھی شامل تھا جس کے پاس برکت کام کرتا تھا اور اس سے دوائی بھی کھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم کا اقبالی بیان بھی تھا۔ عدالت میں برکت اپنے بیان پر قائم رہا۔ دوسرے لوگوں کے بیان اور عینی شاہد لڑکے کی گواہی کی روشنی میں جج نے ملزم برکت کو سزائے موت کا حکم دیا۔ برکت کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اس کا موکل مقتولہ کی بے راہ روی کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا تھا اور آخر ایک روز اسی اذیت کے عالم میں اشتعال میں آ کر اس نے اپنی بدکار بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ جج نے اس کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے برکت کی سزائے موت معطل کر دی اور کم کر کے صرف 7 سال سزائے قید کا حکم دے دیا۔